अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट सीओएच पाकिस्तान। आज का टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके हवाले से मदर्स अक्सर परेशान रहती हैं कि मेरा बच्चा सूखता चला जा रहा है। जी हाँ, आज बात करेंगे सूखापन के हवाले से, जिसे मैरास्मस कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। यहाँ इन शॉर्ट आपको बताती चलूँ कि इन दिस डिजीज़ मसल्स आर ग्रॉसली वेस्टेड, यानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं मसल्स इसमें और पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। यूजुअली इट इज़ ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, यानी ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से या प्रॉपर डाइट के ना मिलने की वजह से ये कंडीशन डेवलप करती है। दिस इज़ अ कंडीशन कि जिसे प्रोटीन एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है, कि यानी प्रोटीन का जो लेवल हमें चाहिए होता है डाइट में वो उससे अंडर रहता है, कम रहता है। एंड इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मेरास्मस में वो तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और इसी वजह से बॉडी जो मसल्स होते हैं उनका वेस्टेज होने लगता है। मोस्टली ये प्रॉब्लम बच्चों में होता है, और अगर खुराक में प्रोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की शदीद कमी हो जाए तो मेरास्मस हो सकता है। एक चीज़ क्लैरिफाई करती चलूँ कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की बीमारी है, कि जहाँ पर न्यूट्रिशंस पूरे नहीं होते, ग़िज़ाइयत की कमी होती है, खुराक पूरी तरह से मिल नहीं पाती, तो ऐसा होता है। नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं मेरास्मस की सिम्टम्स के हवाले से, कि जब किसी को सूखापन का मर्ज़ होता है तो उसमें क्या अलामात सामने आती हैं। सबसे पहली बात कि वेट लॉस होता है और स्टंट ग्रोथ होती है, यानी कि नशोनुमा रुक जाती है, और ब्रिटल हेयर्स होते हैं, यानी बाल भी प्रॉपर्ली नशोनुमा नहीं पाते, टूटे फूटे से होते हैं और दो मुंह के बन जाते हैं। इसी तरह ड्राई स्किन होती है, आइज़ भी ड्राई होती हैं मोस्टली, स्टमक इन्फेक्शंस होती हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है पेशेंट में, यानी कि दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और डायरिया की कंडीशन होती है। लोअर इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो लो होता है, बूस्टअप नहीं होता, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, यानी कि सांस के मसाइल होते हैं, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो सकता है, पेट जो है वह तनाव का शिकार हो जाता है, स्पेशली दूध वगैरह पीने के बाद। इसके साथ ही साथ रिकेट्स हो सकता है ड्यू टू कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से रिकेट्स हो सकता है। एनीमिया हो सकता है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि आयरन की भी कमी होती है, तमाम न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। फटीग रहती है पेशेंट को, यानी थकावट का एहसास रहता है। इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शंस होते हैं, यानी कि उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, ज़हानत में कमी आ जाती है। लो ब्लड प्रेशर रहता है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन सिलीशिया है कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उसे सॉल्व कर देती है। इसी तरह हाइपोथर्मिया इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर लो रहता है, नॉर्मल नहीं होता। ना सिर्फ ये बल्कि स्लो हार्ट रेट होता है, जिसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा आहिस्ता हो जाना। इसी तरह ड्राई पीलिंग स्किन होती है उसकी, यानी ऐसे जैसे स्केल्स बने हों उस पर, और जर्द रंगत होती है पेशेंट की। सीवियर मेरास्मस के जो पेशेंट होते हैं टायर्ड रहते हैं, बोर्ड रहते हैं, यानी अगर उनका टेम्परामेंट के हवाले से बात की जाए तो वो आपको थके हुए और बोर नज़र आएंगे। इन पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग एंड डायरिया भी मिलता है, यानी लंबे अरसे तक या तो इनको वॉमिट रहती है, कै आती है, या फिर मोशन लगे रहते हैं। इसके अलावा फुल या फिर पार्शल पैरालिसिस हो सकता है, यानी वीकनेस की वजह से, पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो सकता है कि या तो मुकम्मल फालजी कैफियत हो जाए या जिस्म का कुछ हिस्सा फालिज से मुतासिर हो जाए। इसी तरह लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल होता है, यानी पेशाब और पाखाना पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। ये भी मसल्स की वीकनेस की वजह से है कि बाउल मूवमेंट और ब्लैडर की जो मूवमेंट है वो कंट्रोल में नहीं रहती।
लो एनर्जी होती है इन पेशेंट्स की और एंथुसियाज्म इनमें बिल्कुल नहीं होता, यानी ये कभी भी आपको पुरजोश नहीं नज़र आते। इसी तरह इरिटेबल होंगे, यानी चिड़चिड़ापन इनमें नज़र आएगा आपको। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक अलामत जो इनमें पाई जाती है वो है अनइंटरेस्टेड इन थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ में जो है वो दिलचस्पी नहीं होती। यहाँ एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि इस एक सिम्पटम की वजह से बाज़-औक़ात इसको क्वारशियोकोर समझ लिया जाता है, जो कि मैल न्यूट्रिशन की एक और टाइप है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो कॉजेज़ के हवाले से सबसे बड़ी कॉज़ जो है वो पुअर डाइट है, जिसका आपको बताया कि ग़िज़ाइयत की कमी और प्रॉपर डाइट का ना मिलना, फूड शॉर्टेज का हो जाना, ग़िज़ा की किल्लत। इसके अलावा इनसफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी प्रॉपरली माँ का दूध भी ना मिलना, इन्फेक्शंस एंड डिजीज़, और इसके साथ एनोरेक्सिया, यानी कि भूख का ना लगना। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के हवाले से कि हाउ टू डायग्नोज सच टाइप ऑफ पेशेंट्स। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है। जब आप फ़िज़िकली पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको बॉडी मसल्स का वेस्टेज और मैरास्मस की कैफियत नज़र आती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि चेक दैट कि आपका जो पेशेंट है उसकी हाइट और वेट के मुताबिक जो है उसका वेट है, हाइट और एज के मुताबिक उसका वेट है या नहीं है। ये चीज़ हेल्पफुल होती है। फिर कुछ लैब टेस्ट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट है, जिससे एचबी लेवल यानी खून की कमी का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। फिर सीबीसी है, ब्लड कंप्लीट टेस्ट, और बीजीएल यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है। ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बताती चलूँ कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये डेथ को भी कॉज कर सकता है। तो इसके लिए स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है कि ग्रेजुअली फीडिंग करवाई जाती है टू इम्प्रूव द डाइट, कि डाइट को इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरह रीहाइड्रेशन सॉल्यूशंस दिए जाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा किया जा सके, और कंटेनिंग ग्लूकोज, कि जिनमें ग्लूकोज होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि जिसमें ये कमी पूरी हो सके। तो अब बात करते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन के हवाले से। मेरास्मस के हवाले से टॉप लिस्टेड जो रेमेडी है वो एब्रोटिनम है। एब्रोटिनम बच्चों के मेरास्मस में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली लेग्स के हवाले से, कि अगर वो सूखती चली जा रही हो और उसकी स्किन जो है यानी जिल्द उसकी बिल्कुल हैंग्स कर रही हो, लूज़ इन फोल्ड्स, यानी कि वो ढलकती हुई और फोल्ड्स में नज़र आ रही हो, इस तरह की हो। सेनिक्यूला हमारी मेडिसिन है जो अगर पेशेंट ओल्ड और डर्टी जो है वो नज़र आता है तो उसमें देंगे। और एंड इफ़ द पेशेंट इज़ ऑफ डार्क कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें कलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है कि उसके बाल भी जो हैं वो ब्लैक हैं, आइज़ भी ब्लैक हैं, लेकिन उसके लिए खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं है और स्लो लर्निंग है। स्लो लर्निंग टू स्पेशली वॉक, यानी चलना देर से स्टार्ट करता है, तो कलकेरिया फॉस इज़ द मेडिसन। ब्राइटा का बहुत अच्छी मेडिसन है। जहाँ स्कर्फुलस कंडीशन हो, ड्वार्फिश हो पेशेंट बहुत ज़्यादा, यानी उसके गुदूद मुतासिर हों, और साथ ही साथ जो है ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो, और कद जो है बच्चे का अगर नहीं बढ़ रहा, एडेमेटिक कंडीशन हो, या पेट में स्वेलिंग नज़र आ रही हो और फेस भी उसका ब्लॉटेड हो। सारसाप्रेला हमारी मेडिसन है कि अगर इनलार्ज्ड एब्डोमेन है। लाइको भी बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह नेट्रोम्योर हमारी मेडिसन है अगर एनीमिक कंडीशन भी है और मेरास्मस भी है। और हिपरसेल्फ इज़ द मेडिसन कि जहाँ लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हों तो वहाँ पर हम देते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद